हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, तो जर्नल एंट्री में ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज जर्नल का हमारा 4th लेक्चर है और आज के क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आपने पिछले 3 क्लास में जितना पढ़ा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री आज के क्लास में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस। बच्चे, मैं B.Ed क्वालिफाइड हूं और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन क्लासेस दिया है। उनमें से 800 से अधिक बच्चे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो 2 साल तक लगातार आप हमारे साथ पढ़िएगा। हमें उम्मीद है कि आपका BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। यदि आपका एम CA है, CA भी क्लियर हो जाएगा। बशर्ते 2 साल फाउंडेशन लेवल का जो कोर्सेस है बेसिक का, ये 11th 12th का, ये आप हमसे पढ़िएगा। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट्स आज लेक्चर 4th अटेंड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे पार्ट 1st 2nd 3rd के लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, और पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन सा बच्चा देखा है नहीं देखा है। तो यदि आप लोग लेक्चर देखते हो तो एक बार क्या करो, कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट सर लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा हाँ आपने लेक्चर क्या किया है, देख लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी क्रम में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल के क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट में? कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था बैंकिंग एंट्री। एक बार हम बैंकिंग एंट्री आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। जो बच्चे 3rd लेक्चर में आपने देखा था, लेक्चर 3rd में आपका ये बैंकिंग एंट्री हमने पढ़ाया था कि कैश बैंक में जमा किए तो क्या एंट्री होगा, कैश बैंक में जमा किए तो बैंक डेबिट टू कैश, कैश बैंक से विड्रॉ किए तो क्या होगा, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ कस्टमर से और बैंक में सेम डे जमा कर दिया तो बैंक टू कस्टमर, चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ कस्टमर से और सेम डे जमा नहीं किया तो चेक इन हैंड टू कस्टमर। जब चेक और ड्राफ्ट बैंक में भेज दिया गया है, ये पहले वाला चेक, तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया, बैंक टू कस्टमर। कस्टमर जो पहले चेक दिया था वो डिजॉनर हो गया, कस्टमर टू बैंक। और कोई चेक कस्टमर से मिला, सेम डे जमा भी कर दिया और उसको हम छूट भी दिए हैं, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। ये आपका इस तरह से कल हमने बताया था बैंकिंग एंट्री। इसके बाद आपको बैंकिंग एंट्री के और भी ट्रांजेक्शन थे कि इन द एबव केस चेक डिजॉनर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज विड्रॉन। जो चेक कस्टमर को दिए थे वो कस्टमर ने जो चेक दिया था वो डिजॉनर हो गया और हमने जो डिस्काउंट दिया था विड्रॉ कर लिया, उसका एंट्री हो जाएगा कस्टमर डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। जब हम किसी को पेमेंट देते हैं चेक इशू करके, जिसको पेमेंट दिए पर्सनल डेबिट टू बैंक। हम कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं चेक से तो एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, जब कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए, एट द टाइम क्या करते हैं ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, जब इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, खाते से इंटरेस्ट काटता है, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करे, दे, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव। जब बैंक चार्जेस करेगा तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 3rd में पढ़ाया था आपको। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं तो एक बार, ये शुरुआत का एंट्री है आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन का। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ये उसके बाद का एंट्री है। ओके, हो गया। चलिए अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं आज का। क्या है ट्रांजेक्शन बैंकिंग एंट्री से रिगार्डिंग।
पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट 25,000 या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम बैंक में पैसा जमा किए, हम बैंक में पैसा जमा किए करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। किसके लिए? करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में पैसा जमा किए। तो बच्चे जब हम पैसा बैंक में जमा करेंगे करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो जमा किए तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और मेरे बिजनेस का कैश घटेगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक बैंक और दूसरा कैश। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश रियल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक इस सिचुएशन में रिसीवर है कि गिवर है? क्योंकि सर जमा किए बैंक में तो बैंक तो रिसीवर है, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट करेंगे। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ पैसा जमा करेंगे बैंक में तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री में बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। चलिए नोट करिए ट्रांजैक्शन नंबर 28। जब कैश बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जमा किए बैंक में? 25,000। राइट द सेम इन द डेबिट कॉलम, सेम इन द क्रेडिट कॉलम। कैश बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 25,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 25,000। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। जो ही प्राइवेट यूज आता है, बैंक से आपने पैसा प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए निकाला, तो जो ही प्राइवेट यूज आता है आपके माइंड में कौन सा वर्ड क्लिक करता है? बताइए, जो ही प्राइवेट यूज आता है आपके दिमाग में कौन सा वर्ड क्लिक करता है? कहोगे सर ड्राइंग। कौन सा वर्ड? ड्राइंग। तो आपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला तो एक तो वर्ड आपके दिमाग में ड्राइंग क्लिक किया, एक अकाउंट ड्राइंग अफेक्ट होगा। दूसरा बैंक से पैसा निकला है तो बैंक अफेक्ट होगा। ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट में आता है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक से निकाले पैसा तो बैंक तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक को क्रेडिट करना है, और ओनर रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, ओनर को ना डेबिट करके ओनर के बदले में ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ठीक ना? क्लियर? जब बैंक से पैसा पर्सनल यूज में निकला तो एक तो अकाउंट अफेक्ट हुआ ड्राइंग और दूसरा बैंक, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक से पैसा निकला तो बैंक से पैसा निकला तो यहाँ पे बैंक जो है, बैंक क्या है? गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ओनर रिसीवर है तो ओनर को ना डेबिट करके किसको डेबिट करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग डेबिट टू बैंक। 29 ट्रांजैक्शन। चलिए लिखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किए हैं? 4,000। लिखिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज 4,000। बैंक से पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपया क्या किए? विड्रॉ किए। बैंक से पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपया विड्रॉ किए। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक
विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000, बैंक से 12,000 रुपया विड्रॉ किए। यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं बोला है, बस हम बैंक से विड्रॉ किए। जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पैसा कम होता है तो बैंक से निकालते हैं बिजनेस के लिए। तो बैंक से पैसा विड्रॉ किए, निकाले तो बैंक बैलेंस घटा, अब बिजनेस का कैश क्या हो गया, बढ़ गया। बैंक से पैसा विड्रॉ किए फॉर बिजनेस पर्पस, तो बैंक बैलेंस तो कमा, अब बिजनेस का अवेलेबल कैश बढ़ा। तो यहां पे दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक कैश और दूसरा बैंक बैलेंस। कैश रियल है और बैंक पर्सनल है। रियल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताइए हमें कि कैश निकाले तो बिजनेस में कैश आया कि गया, तो आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बताइए जब बैंक से पैसा निकला तो बैंक यहाँ पे पर्सनल के अकॉर्डिंग रिसीवर है कि गिवर है, तो बैंक पैसा दे रहा है, बैंक इज गिवर, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 30 देखिए। कैश बैंक से निकाले ना, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 withdrawn from बैंक रुपीज 12,000, बैंक से पैसा निकला 12,000 रुपया, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए नोट कर लो बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ओपनिंग एंट्री से रिगार्डिंग। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री लिखिए इसके बारे में, ओपनिंग एंट्री के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए? ओके। देखो बच्चे, ओपनिंग एंट्री क्या होता है? जैसे होता क्या है, साल के अंत में हमारे पास बहुत सारा एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल होता है जो क्लोजिंग होता है 31 मार्च का। 31 मार्च को जो चीज क्लोजिंग में है वही 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग में। जो चीज 31 मार्च को हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटीज है, क्लोजिंग कैपिटल है, दैट बिकम्स द ओपनिंग फिगर ऑन 1 अप्रैल। 31 को बिजनेस क्लोज हुआ, 1 को नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल के 1 अप्रैल को ओपनिंग बन जाएगा। तो जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल हमारे पास बिजनेस के शुरुआत में है, पहले से है, दैट मे बी क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम द ओपनिंग फॉर करेंट ईयर। उसके लिए जो जर्नल एंट्री करेंगे उसको ओपनिंग जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। ओपनिंग एंट्री, पहला पॉइंट है, द फर्स्ट एंट्री in each year journal will be recorded the previous year closing balance of all assets and previous year closing balance of all assets and liabilities। सबसे पहला एंट्री करेंगे हर साल जो पिछले साल का क्लोजिंग एंट्री है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज है, दैट बिकम्स द ओपनिंग एंट्री फॉर करेंट सेशन। सबसे पहले 1 अप्रैल को जो पिछले साल 31 मार्च का क्लोजिंग है वो इस साल के 1 अप्रैल को ओपनिंग बन जाएगा, उसका एंट्री करेंगे। इट इज द फर्स्ट एंट्री, ये सबसे पहले होता है इसलिए इसको ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। इन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। यहां ध्यान दीजिए, ओपनिंग एंट्री में ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, जितने भी एसेट्स होते हैं उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपनिंग एंट्री में सभी एसेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट करना है। आफ्टर दैट इफ क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस, मतलब कि अगर जर्नल में जो चीज डेबिट हुआ है, डेबिट और क्रेडिट में अगर मान लो
कि जो क्रेडिट में है, इफ क्रेडिट बैलेंस इज, मतलब क्रेडिट का जो सम है, इज मोर देन डेबिट, डेबिट के सम से क्रेडिट वाला ज्यादा है, देन बैलेंस वी राइट एज गुडविल, तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मानेंगे, गुडविल, और उसको डेबिट कर देंगे। इफ डेबिट बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट, अगर डेबिट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट, देन वी राइट कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर क्या मानेंगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक ना। और यदि कैपिटल नहीं दिया है तो बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल मानेंगे। ये पॉइंट 3 ध्यान रखना है ओपनिंग एंट्री में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। सेशन के शुरू में जो सबसे पहला एंट्री होता है, जो पिछले साल क्लोजिंग एंट्री है, 1 अप्रैल को जो आपके पास पहले से एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, उसका जो एंट्री करोगे दैट इज द ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है, ओके। इसके बाद ओपनिंग जर्नल एंट्री में सभी एसेट्स को डेबिट करना है, लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट करना है, जो आपका थर्ड पॉइंट था। इसके बाद जब डेबिट और क्रेडिट लिख दोगे, जो जो एसेट्स दिया है उसको डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट कर दो, तब फिर कंपेयर करो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटलिंग बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो क्रेडिट ज्यादा हो सकता है या तो डेबिट ज्यादा हो सकता है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर से डेबिट में गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो, बैलेंस, ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। इफ क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस देन वी राइट गुडविल इन द डेबिट एज बैलेंसिंग फिगर। और यदि डेबिट ज्यादा है, ऊपर का डेबिट का टोटलिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट टोटलिंग, उस केस में क्या करेंगे, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर से। और मान लो एसेट्स और लाइबिलिटीज तो दिया है, यदि कैपिटल ही नहीं दिया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज तो दिया है, यदि कैपिटल ही नहीं दिया है, उस केस में बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल मानेंगे, उस केस में बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल मानेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इन 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। हो गया, नोट कर लिए। और एक बार चेक भी कर लीजिए क्या आप अभी तक लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं व्यूज बहुत आ रहा है और लाइक उतना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दो बच्चे, ठीक ना, देख लो लाइक किए हो कि नहीं किए हो, नहीं किए हो तो कर दीजिए। अब आपका एक सेकेंड, इसके बाद आपका एक ट्रांजैक्शन है, रवि हु ओड अस ₹10,000, रवि जो हमसे 10,000 रुपया लिया था, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया। 30 पैसा इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, कैसे मिला, चेक से, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रवि जो पहले से 10,000 रुपया हमसे लिया था, वो हमारा डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। बताए थे ना बेसिक टर्म में इंसॉल्वेंट का मीनिंग, कि जब कोई पर्सन अपने लाइबिलिटीज को रीपे करने में कैपेबल नहीं हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया। रवि इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे फुल अमाउंट ऑफ हिज डेप्ट, अपने डेप्ट का पूरा पैसा रीपे करने में कैपेबल नहीं है, तो हमें कोर्ट से 30 पैसा, 30 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपया में बच्चे कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो हर 1 रुपये के बदले में हमें 30 पैसा ही उससे मिलेगा, मतलब 100 पैसा पे 30 पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 अगर 1 रुपया हम दिए थे तो उस 1 रुपये के बदले में हमें बस 30 पैसा मिलेगा, तो 1 रुपया में तो 100 पैसा होता है, हमें 30 पैसा मिलेगा, मतलब हमें केवल 30% अमाउंट मिलेगा। समझ में आया बात? जितना वो हमसे पैसा लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसके तरफ से रिसीव हमें केवल 30 पैसा इन रुपये के हिसाब से हो रहा है। 1 रुपया जो भी हम दिए थे 1 रुपया, उसके बदले में केवल 30 पैसा मिलेगा, ऐसे। तो 100 मतलब हर 100 पैसा के बदले में 30 पैसा, इट मीन्स ओनली 30% अमाउंट रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो 70% अमाउंट हमारा क्या हो गया, क्योंकि सर डूब गया, डूब गया तो बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका एंट्री क्या करेंगे, तो समझिएगा
रवि से पैसा मिल रहा है किस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, और चेक को हम बैंक में जमा भी कर दिए हैं, तो इसका मतलब पैसा आएगा बैंक में, एक अकाउंट बैंक अफेक्ट होगा। दूसरा दूसरा कि रवि पूरा पैसा नहीं दे रहा है, कुछ पैसा हमारा डूबेगा भी, बैड डेप्ट होगा, और एक अकाउंट अफेक्ट होगा रवि, 3 अकाउंट अफेक्ट होगा। अब देखो समझो, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैड डेप्ट नॉमिनल अकाउंट है, रवि पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें रवि से पैसा मिला चेक के फॉर्म में, तो रवि से मिला, रवि इज गिवर, रवि क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और बैंक को मिला तो बैंक डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और बैड डेप्ट नॉमिनल में आता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो बैड डेप्ट एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना है, यही जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक ना। चलिए करिए ट्रांजेक्शन नंबर 32, ट्रांजेक्शन नंबर 32 लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डूबा है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रवि, अब सोचो बैंक में कितना जाएगा, हमसे वो लिया था 10,000 रुपया, कितना लिया था 10 रुपया, हर 1 रुपया के बदले में 30 पैसा दे रहा है, तो ओवरऑल केवल मुझे 30% पैसा मिल रहा है, तो 10,000 का 30% 3,000 रुपया हमें मिलेगा। 70% 7,000 रुपया मेरा बैड डेप्ट हो गया, और रवि अब मेरा डेटर नहीं रहा, कितने का 10,000 का, उसका अकाउंट क्लोज कर दिए। लिखिए नरेशन, रवि who owed 10,000 30 पैसा in a rupee received from him because of insolvency, कि रवि इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके इंसॉल्वेंसी के कारण हमें केवल 30 पैसा इन रुपी मिला। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब अभी जो आपको हम ओपनिंग एंट्री बताए हैं उससे रिगार्डिंग एंट्री, अच्छा 31 और 32 ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ठीक है, ओके। 32 हम पहले बता दिए, 31 बाद में, ठीक है। देखिए ओपनिंग एंट्री, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, बैलेंस इन द बुक्स ऑफ राहुल अ कंप्यूटर डीलर। राहुल के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री करना है। राहुल एक कंप्यूटर डीलर है। 1 अप्रैल को उसके पास क्या क्या है, कैश 500 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 है, डेटर 7,000 है, बिल्डिंग 6500 है, स्टॉक 3500 है। ये एंट्री राहुल के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें करना है। चलिए हम राहुल के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री करते हैं। तो हमने बताया ओपनिंग एंट्री में सारे एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। करिए, कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है कैश 500, ये हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है 2 बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। डेटर असेट्स है, डेटर अकाउंट डेबिट 7,000। बिल्डिंग असेट्स है
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का बिल्डिंग है? 6500 रुपए का। कंप्यूटर एसेट्स है ओपनिंग, उसके लिए या तो स्टॉक लिखो या परचेजेस लिखो। परचेजेज अकाउंट, अच्छा बिजनेस शुरू करोगे ना तब परचेजेस लिखना, यहाँ पे स्टॉक लिख दो ओपनिंग एंट्री के लिए। ये जो स्टॉक है ना उसके लिए स्टॉक लिख दो, शुरुआत का ओपनिंग स्टॉक है, कितना है? 3500। अब देखो क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है? डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर है 1000 क्रेडिट में और डेबिट में कितना है? डेबिट में है 00 5 5 कैरी 1 7 6 13 13 3 16 और 1 17 17500 है। इसका मतलब डेबिट में 17500 है, क्रेडिट में 1000 है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट हम कब बताए हैं कि जब कैपिटल भी दिया रहे और तब अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो डेबिट में गुडविल लिखेंगे और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। लेकिन जब कैपिटल नहीं दिया रहे तो सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल आता है, और एसेट्स दिया है, लाइबिलिटीज दिया, कैपिटल ही नहीं दिया है। तो इसका मतलब एसेट्स के टोटलिंग में से लाइबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल निकल जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से कितना? 16500। नरेशन लिख दो, बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, ओपनिंग एंट्री मेड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ओके। अब है हमारा स्पेशल एंट्री। स्पेशल एंट्री किससे रिगार्डिंग? बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल एंट्री को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो ट्रांजेक्शन बताएंगे इसी पे बेस्ड रहेगा, स्पेशल एंट्री पे। हो गया? ओके। देखिए सबसे पहले है बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड का मतलब होता है जो पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया, डूबा हुआ पैसा वसूल हो गया। तो बैड डेप्ट जब हमें रिकवर हो गया तो हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। पैसा आया तो कैश डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डूबा हुआ पैसा वसूल हो जाए। जैसे कोई पैसा डूब गया था बाद में अचानक से मिल गया, तो मिल गया तो इनकम में लिए तो बैड डेप्ट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। बैड डेप्ट क्रेडिट नहीं करोगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड क्रेडिट करोगे। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी है, जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो बच्चे अगर हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? जो एक्सपेंसेस पे करेंगे उस एक्सपेंसेस को डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, अगर पे करते हैं तो। लेकिन अगर पे करना बाकी है तो एक्सपेंसेस डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट। क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी है। तो अगर कभी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी रहेगा आप एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक ना? ओके। प्रीपेड एक्सपेंस, बच्चे कोई एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया है पहले से, उसमें से हमें प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट करना है। तो जब पे किए थे तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए थे, अब हमको पता चला इसमें तो इतना अमाउंट प्रीपेड है, तो जो प्रीपेड है उसको एडजस्ट करना है। तो एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए थे अब उसको क्रेडिट करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स है तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट कर देंगे। डेप्रीसिएशन,
डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू ग्रेजुअल यूज। जब हम लगातार कोई भी फिक्स एसेट्स को यूज करेंगे तो यूज करने से उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन में बिजनेस से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, डेप्रिसिएशन से में बिजनेस से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश नहीं, असेट्स, कैश नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे और उस एसेट्स का नाम क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे, बिजनेस ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो कैश में नहीं दे रहा है, उसका कैपिटल बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है, कैपिटल बढ़ा दे रहा है। तो अगर ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है, कैपिटल होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कि ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे कैपिटल बढ़ा दिया जा रहा है, कैश में ना, देखिए कैपिटल बढ़ा दिया गया। अगर कैश में दिया जाता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश होता, लेकिन कैश में नहीं दिया जाता। हमेशा याद रख लो कि बिजनेस ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया गया है, और देगा तो कैश में नहीं देगा, उसका कैपिटल उतने से बढ़ा देगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। ऐसे ही बिजनेस ओनर से, जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया है, उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेता है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ओनर से लेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करना है, और क्या करेगा, कैश में नहीं लेगा, उसका ड्राइंग का अमाउंट बढ़ा देगा, तो ड्राइंग डेबिट। फिर समझ लो, जब बैड डेब्ट रिकवर्ड करोगे पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है तो एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस बाकी होगा। प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्ट करना है तो एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जब इंपोज करोगे, किसी भी एसेट्स पर चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चेक कर लीजिए आपने अभी तक लाइक किया है कि नहीं किया है। अभी तक नहीं किए हैं तो भैया कर दो, क्योंकि लाइक करना ना भूले। हो गया, ओके। हाँ, नेक्स्ट है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर। सुभाष से 20,000 रुपया मिला जिसको हम पिछले साल बैड डेब्ट मान चुके थे। जो पैसा सुभाष से मिला है, पिछले साल हम बैड डेब्ट मान चुके थे, वो पैसा हमें सुभाष से मिला है। तो मिला है तो मेरे पास पैसा आया है, तो पैसा आया है, कैसे मिला है, कैश में। तो लिखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना मिला है, 20,000, 20,000। कैसे हमने किसको डेबिट किसको क्रेडिट किया, पैसा मिला तो एक अकाउंट अफेक्ट हुआ, कैश। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट किए। दूसरा अकाउंट बैड डेब्ट रिकवर्ड। बच्चे, जब भी डूबा हुआ पैसा वसूल होगा ना तो ये आपके लिए इनकम है, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड इनकम है, तो इनकम नॉमिनल में जाता है, और नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे सुभाष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा डेटर था, हमने बैड डेब्ट माना, उस समय उसको अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटर से हटा दिया था। अब हमें डूबा हुआ पैसा वसूल हुआ है, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट रियल के अकॉर्डिंग, और
बैड डेप्ट रिकवर्ड इनकम है तो क्रेडिट किए। तो जब भी डूबा हुआ पैसा वसूल आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। एंड नरेशन लिख लो कि रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष which were earlier treated as bad debt। सुभाष से 20,000 मिला जिसको हम अर्लियर पहले बैड डेप्ट मान चुके थे। तो बच्चे जो पैसा बैड डेप्ट मान चुके थे वो पैसा मिला तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है। टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू मतलब होता है पे करना बाकी है, सैलरी पे करना बाकी है। तो एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा सैलरी, और दूसरा आपने पे नहीं किया, पे किए होते तो कैश या बैंक अफेक्ट होता। पे करना बाकी है तो दूसरा वर्ड इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या इफेक्ट होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सैलरी नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, चाहे पे करो चाहे पे करना बाकी हो, सैलरी डेबिट करोगे। और अगर पे करते तो कैश क्रेडिट करते, पे नहीं किए हैं बाकी है तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम मॉडर्न का रूल अप्लाई कर दिए। तो सैलरी पे करना बाकी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना है? 50,000। ठीक है, लिखिए सैलरी ड्यू टू क्लर्क रुपीज 50,000। नोट कर लो, सैलरी अगर पे करते तो सैलरी टू कैश करते, पे करना बाकी है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जितना रेंट पे किया गया इस साल, 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब कि हम ऑलरेडी रेंट पे कर चुके हैं। जितना रेंट पे कर दिया गया है, जब भी पे किए थे तो ओवरऑल रेंट को हमने डेबिट कर दिया था। अब मालूम चला साल के अंत में कि जितना रेंट पे किए हैं उसमें 10,000 अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक ना। तो आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो बताओ कौन सा वर्ड क्लिक किया? कहोगे सर इसमें तो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस है, दैट इज प्रीपेड रेंट। और दूसरा रेंट, रेंट प्रीपेड रेंट हमारा असेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का रूल, रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो या इसको अगर हम कह सकते हैं रेंट हमारा एक्सपेंस है तो जब पे किए थे तो एक्सपेंसेस डेबिट किए थे। अब उतना रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं है, उसमें कम ही एक्सपेंस है, 10,000 कम है तो एक्सपेंसेस घटा, एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। तो जितना रेंट पे किया गया है उसमें कुछ प्रीपेड है तो एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितना? 10,000। ठीक है, लिखिए नरेशन। आउट ऑफ द रेंट पेड, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर
10,000 is related to next year. Out of the rent paid this year 10,000 is related to next year. तो जब भी प्रीपेड रेंट रहेगा तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, एक्सपेंसेस कम हो गया. नोट कर लीजिए इसको. हो गया? क्लियर? ओके. नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000. ए बच्चे, हमारे फर्नीचर का कॉस्ट 50,000 है, मुझे इस पे 10% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है. मेरे फर्नीचर का कॉस्ट है 50,000, मुझे उस पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. तो 50,000 का 10% कितना आएगा? कहोगे सर 5,000. 5,000 फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक डेप्रीसिएशन और दूसरा फर्नीचर. ठीक है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाएगा नॉमिनल में. नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे. फर्नीचर असेट्स है, असेट जाएगा रियल में. रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ फर्नीचर जा तो नहीं रहा है, बट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कम हो रहा है. वैल्यू एसेट्स का घटता है तो क्रेडिट. यहाँ पे कह सकते हो फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट. तो जब भी फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है. डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है. तो डेप्रीसिएशन को डेबिट करना है. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट. और किस पे चार्ज करें डेप्रीसिएशन? फर्नीचर पे. तो टू फर्नीचर. फर्नीचर का वैल्यू घटेगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट. तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. कितना चार्ज करेंगे? 50,000 का 10%, दैट इज 5,000. लिखिए, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000. प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000. चलिए नोट कर लीजिए. डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है. जिस चीज पे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे डेप्रीसिएशन हमेशा डेबिट करोगे, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है. और फर्नीचर पे चार्ज किया तो फर्नीचर का वैल्यू घटा, एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट, मॉडर्न के अकॉर्डिंग. नोट कर लिए? हो गया बच्चे? चलिए नेक्स्ट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10 लाख. ए बच्चे, हमारा कैपिटल है बिजनेस में 10 लाख. उस 10 लाख के कैपिटल पे ओनर को 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो कैपिटल 10 लाख का है, 10 लाख के कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 1,20,000. तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होगा. और बिजनेस ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, नॉमिनल में आता है. नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. दूसरा कैपिटल अफेक्ट होगा कि जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा. और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट में. पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओनर रिसीवर है, कैपिटल बढ़ रहा है तो ओनर डेबिट द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा. ठीक ना? तो यहां पे मॉडर्न वाला रूल अप्लाई करना होगा आपको कि कैपिटल जब इंक्रीज करेगा तो कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट. ठीक है? तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे ओनर को, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देना है? डेबिट कर देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. फर्म ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है. ओनर कहता है देखो जैसे तुम लोन लेते हो किसी से तो इंटरेस्ट देते हो ना, हमको भी मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट दो. तो फर्म कहा ठीक है लो. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो एक्सपेंस है. लेकिन फर्म कहता है कैश में नहीं देंगे, उतने से तुम्हारा कैपिटल हम बढ़ा देंगे. और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं. तो 2
टू कैपिटल अकाउंट। तो 10 लाख का 12%, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, 1,20,000 से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹10 लाख। ओनर के कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना है, तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। तो ओनर कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। चलिए नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। ओनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अफेक्ट होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए नॉमिनल में इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और इससे ड्राइंग का फिगर अफेक्ट होगा। और आपको बताया था डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट रहेगा। तो जब भी ओनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो एंट्री करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, 8,000। ठीक है, लिखिए नीचे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000, 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000, हो गया, ओके। अब है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। कि बच्चे जब भी हम कभी भी मशीन का इंस्टॉलेशन करवाएंगे या बिल्डिंग का इरेक्शन करवाएंगे तो उस केस में जो खर्चा आएगा उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझिए, कहता है पहला पॉइंट, एक सेकंड बने रहिएगा आप। कौन है, हेलो, हाँ कौन, कौन, हाँ बताइए, गुड मॉर्निंग, अच्छा हाँ लेते आइएगा, ठीक, हाँ 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 कॉपी लेके आइए, ठीक ठीक। चलिए देखो बच्चे, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बच्चे जब भी हम मशीनरी का इंस्टॉलेशन करेंगे, बिल्डिंग का इरेक्शन करेंगे, उस केस में जो खर्चे आएंगे तो वो क्या मानोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो सुनो, कभी भी ना कोई फिक्स एसेट्स खरीदोगे और फिक्स एसेट्स खरीदोगे और उसके खरीदने के बाद यूज करने से पहले तक जो भी खर्चा दोगे, चाहे लाने में भाड़ा पे करोगे, कैरेज, इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन चार्ज,
आयरन पैड, मशीन रखने के लिए आयरन पैड, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसी एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दोगे, अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसको यूज कर रहे हो और उसके यूज करने में जो रिपेयर दोगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप कभी सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदोगे और तब उसको यूज करने से पहले जो खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इवन देखो कैरेज दो तरह का होता है, एसेट्स लाने में कैरेज दिए तो एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दिए, लेकिन गुड्स लाने के रिगार्डिंग कैरेज देंगे वो अलग से लिखेंगे, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। हम कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदे उसका रिपेयर करवाएं यूज करने से पहले, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कोई एसेट्स है उसका हम रिपेयर करवाएं यूज कर रहे थे तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलिए समझिएगा। पहला पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मशीनरी सच एज फ्राइट, लाने में भाड़ा दिए, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो इट इज डेबिटेड टू मशीनरी। कभी भी मशीन या कोई भी एसेट्स लाने में भाड़ा दिए, इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, वर्कर को वेजेज पे किए उसको इंस्टॉल करने के लिए, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो उसके एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर देना है, अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ मटेरियल, देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग मटेरियल परचेज किए, वर्कर को पेमेंट दिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बिल्डिंग में ऐड कर देंगे, अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो वेजेस दोगे अलग से वेजेस डेबिट नहीं करना है, बिल्डिंग में ही ऐड कर देना है। नेक्स्ट, रिपेयर चार्जेस इनकर्ड ऑन द एसेट्स विच आर ऑलरेडी अपियरिंग, जो एसेट्स आपके बिजनेस के बुक्स में पहले से है उसका रिपेयर करवाओगे, दैट रिपेयर इज एक्सपेंस, वो रिपेयर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वो एक्सपेंस है, क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, ठीक ना। जो रिपेयर चार्ज आपके पास जो एसेट्स पहले से है उसका रिपेयर करवाओगे, वो रिपेयर आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट करोगे, ठीक है। इतना नोट कर लिए, क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे बेस्ड। हो गया, ये आपने नोट कर लिया, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। चलिए अब हम आपको इससे रिलेटेड एंट्री बताते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, नीलेश से 50 से ज्यादा गुड्स कैश में परचेज किए,
ऑल्सो पेड 1000 फॉर कैरेज, और 1000 रुपया हम कैरेज का भी दिए। तो देखो यहां पे हमने गुड्स परचेज किया, तो एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा परचेजेस, ठीक है। दूसरा नीलेश से कैश में खरीदे हैं, तो नीलेश से मतलब नहीं है, कैश, और गुड्स परचेज किए हैं तो उससे रिगार्डिंग हम कैरेज भी दिए हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, कभी भी गुड्स परचेज के रिगार्डिंग कैरेज दोगे, ये कैरेज बिजनेस का रेकरिंग एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको परचेज में ऐड नहीं करेंगे, अलग से कैरेज करेंगे। दूसरी बात, गुड्स खरीदने से रिगार्डिंग जो कैरेज दोगे वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है, और गुड्स बेचने से रिगार्डिंग जो कैरेज देते हैं वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। चाहे गुड्स खरीदने से रिगार्डिंग रिलेटेड कैरेज दे, चाहे बेचने से रिलेटेड कैरेज दे, दोनों ही एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। बट याद रखना, गुड्स खरीदते वक्त जो कैरेज देंगे वो कैरेज इनवर्ड कहलाएगा, और कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ पे एक और अकाउंट अफेक्ट होगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। तो हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक ना। तो गुड्स खरीदेंगे, परचेजेज एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश इनवर्ड एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए इसका एंट्री करिए। गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कैसे खरीदे हैं, कैश, और खरीदे हैं और कैरेज भी दिए ना, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। और कैश गया है, कैश पेमेंट किए हैं टू कैश अकाउंट, नीलेश से मतलब नहीं है। कितने का गुड्स खरीदे हैं, 50,000 का, 50,000। कैरेज कितना दिए हैं, 1000, और दोनों ऐड करके कैश गया मेरा 51,000। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नीलेश फॉर कैश ₹50,000 एंड कैरेज पेड ₹1000। गुड्स परचेज किए नीलेश से कैश में, तो परचेजेज में गया 50 का, 1000 कैरेज पे किए, कैरेज बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, और दोनों ऐड करके मेरा कैश 51,000 आउटफ्लो हुआ है। चलो बच्चे इसको नोट कर लो, नोट कर लिए? एनी कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट है परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग चेक, परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग चेक, चेक से पेमेंट किए हैं, कैश में नहीं किए हैं। फॉर 3 लाख, 3 लाख रुपया का मशीनरी खरीदे चेक से। पेड 25,000 इन कैश, ये 25,000 जो है कैश में पे किए हो, किस चीज का, वेजेज ऑन इस इंस्टॉलेशन, मशीनरी का वेजेज के रिगार्डिंग। तो देखो यहां पे मशीनरी अफेक्ट हुआ, चेक मतलब बैंक अफेक्ट हुआ, और कैश अफेक्ट हुआ, ठीक है। मशीनरी रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी आएगा तो डेबिट करना है, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। बैंक पर्सनल में आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिवर फॉर पेमेंट, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। और कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करिए, एंट्री करिए। मशीनरी खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पेमेंट बैंक से किए हैं टू बैंक अकाउंट, और कुछ कैश में भी किए हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी हो गया 3 लाख, और 25,000 जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन में जो वेजेस दोगे वो भी मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करोगे, बिकॉज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मशीनरी हो गया हमारा 3,25,000 का। इस 325 में से ये 3 लाख मशीनरी वाला फिगर चेक से पेमेंट किए हैं, और 25,000 जो है कैश में पेमेंट किए हैं, तो वो कैश में लिखेंगे, ठीक ना। लिखिए, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 3 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय
चेक, पेमेंट चेक से किए। इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹25,000 पेड इन कैश। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 पेड इन कैश। मशीनरी हम परचेज किए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 325, और इसमें क्या हुआ, मशीनरी 325 से पे क्या हुआ, और 325 में से 3 लाख चेक से दिए टू बैंक, अब 25,000 इंस्टॉलेशन चार्ज कैश में दिए हैं तो कैश से गया। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया? ओके, नेक्स्ट है ब्रिक्स फॉर 15 लाख, टिम्बर फॉर 10 लाख। ब्रिक्स 15 लाख का, टिम्बर 10 लाख का। परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। तो कुछ भी खरीदोगे बिल्डिंग के लिए, कोई भी मटेरियल, तो उसके लिए बिल्डिंग को डेबिट करोगे, और पेमेंट चेक से किया हो तो बैंक को। बिल्डिंग रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट करेंगे। बैंक पर्सनल में आता है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिवर, क्योंकि पेमेंट बैंक कर रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। चलिए तो इसका एंट्री करिए। कुछ भी खरीदोगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करोगे, बिल्डिंग से रिगार्डिंग, और पेमेंट चेक से कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। ये मत लिख देना कि ईटा डेबिट, बालू डेबिट, सीमेंट डेबिट, नहीं। कुछ भी खरीदोगे, जो चीज खरीदोगे उसका नाम ना लिख के बिल्डिंग के लिए खरीद रहे हो, कंबाइंड फॉर्म में बिल्डिंग डेबिट करोगे। तो 15 और 10 25 लाख का बिल्डिंग हो गया, और ये पेमेंट हमने कैसे किया है, चेक से। तो पेमेंट का आउटफ्लो हुआ है कहाँ से, बैंक से, पैसा बैंक से गया है। चलिए हाँ, नरेशन लिखिए। नरेशन में लिखो वो क्या चीज खरीदे हो। ब्रिक्स फॉर 15 लाख, टिम्बर मतलब लकड़ी, टिम्बर फॉर 10 लाख, परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक। और ये पैसा हम कैसे पे किए हैं, चेक से पे किए हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कुछ भी खरीदोगे ब्रिक्स या टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो दोनों मिलके बिल्डिंग का रूप लेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और पैसा गया है चेक से टू बैंक। ब्रिक और टिम्बर नहीं लिखोगे, ठीक ना, क्योंकि ये सब मिलके ही तो बिल्डिंग बनता है। हो गया? ओके, नेक्स्ट। पेड 2500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। बच्चे 2500 रुपया पे किए ऑफिस फर्नीचर के रिपेयर के रिगार्डिंग। तो कभी भी ना ऑफिस फर्नीचर का रिपेयर करवाओगे तो उसके लिए रिपेयर वर्ड लिखोगे। रिपेयर आपका एक्सपेंस है, बार बार करवाते हैं, तो रिपेयर हम करवाए हैं तो रिपेयर अकाउंट लिखेंगे। रिपेयर नॉमिनल में जाएगा, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और किस रिपेयर करवाए तो पैसा गया है कैश, रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज, पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में जब भी हम रिपेयर करवाएंगे तो रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और रिपेयर करवाएंगे तो पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना का रिपेयर करवाए हैं, 2500 रुपये का, तो 2500 हमने रिपेयर में लिखा, 2500 हमने कैश में लिखा। और नरेशन लिखो, यहाँ पे नरेशन लिखो कि पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के रिपेयर से रिगार्डिंग हम 2500 रुपया पे किए। ऑफिस फर्नीचर के रिपेयर से रिगार्डिंग हम 2500 रुपया पे किए। ऑफिस फर्नीचर का रिपेयर करवाएंगे, रिपेयर हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, रिपेयर डेबिट टू कैश। चलिए लिख दीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स 2000। एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किए हिंदुस्तान टाइम्स में। तो बच्चे एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है,
एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पे किए तो पैसा गया, कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए किसको पे किए मैटर नहीं करता, जिसको भी पे किए वो बात नरेशन में आप लिख सकते हो, बट किसी को पे करो एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। चलिए लिखिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना पे किए हैं बच्चे, 2000 रुपया पे किए हैं, 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। नरेशन लिखिए, पेड ₹2000 फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में हम एडवर्टीजमेंट के लिए पे किए हैं, तो एडवर्टीजमेंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट डेबिट टू कैश। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कर लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको सभी ट्रांजैक्शन समझ में आया है तो सबसे पहला काम करो, अगर आपने लेक्चर को हमारे लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए। अगर रेगुलर सेशन देखते हैं, हमारा सभी लेक्चर देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के पास आप आएंगे तो गेट के अंदर एंट्री लेते ही 100 मीटर बाद लेफ्ट में लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। कोई बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर या इस एड्रेस पे विजिट कीजिए, हमारे ऑफलाइन में एडमिशन लीजिए। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेने के लिए हमसे गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन में किस किस कोर्सेज का पढ़ाई होता है, तो 11th एंड 12th कॉमर्स कोर्सेज का। बच्चे गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स का क्लासेस रेगुलर बैचेज चलते हैं और एक नहीं मल्टीपल बैचेज चलते हैं। डेली 5 बैच 11th का, 5 12th का बैच चलता है, सुबह से शाम तक लाइन लगा रहता है, बैक टू बैक बैचेज रहता है। CUET का कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, बैच चल रहा है। जो भी बच्चे को एडमिशन लेना है, BCom और MCom एंट्रेंस का बैच चल रहा है। आपके कोई रिलेटिव्स या कोई भी फ्रेंड्स सीनियर्स अगर एडमिशन लेना चाहते हैं CUET कोर्सेज में, तो आप उन्हें बताइए कि CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का कोर्सेज गुडविल एडुकेयर में बैचेज स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ले ले। BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस होता है। और हाँ, प्ले स्टोर से आप गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। अगर पेड कोर्सेज चाहते हैं तो ऐप पे वहां पे आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा। फ्री कोर्सेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में बताइएगा बच्चे कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है, जिससे कि हम आपको हाफ ईयरली तक का सिलेबस अपडेट कर दें। कमेंट में आप बताइएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम कब है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर किस चीज़ पे आप लेक्चर चाहते हो। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।